गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोगों ने पिछले दिन सरफेस केमिस्ट्री में एडजॉर्प्शन पढ़ा है और एडजॉर्प्शन के बाद आपके इस यूनिट में दूसरा जो टॉपिक है वो कैटालिसिस है। किंतु इस वर्ष सीबीएसई बोर्ड ने कैटालिसिस को बाहर कर दिया है। हालांकि कैटालिसिस आपको बीच बीच में बताया जाएगा, हर जगह बिना कैटालिस्ट के कोई भी रिएक्शन पॉसिबल नहीं होता है। हर रिएक्शन में कैटालिस्ट की बात आती है, तो हाँ आपको हर जगह जहाँ कैटालिस्ट की बात आएगी उसकी एक्टिविटी पर भी थोड़ी सी प्रमुखता से समझा दिया जाएगा, क्योंकि टॉपिक यहाँ से हटा दिया गया है, ये टॉपिक को इंक्लूड नहीं किया जा रहा। इसके बाद जो टॉपिक है कैटालिसिस के बाद, वो टॉपिक है कोलाइडल स्टेट, यानी कि कोलाइड्स। तो कोलाइड्स ये क्या है, इनके बारे में आप स्टडी करेंगे। देखो बेटा, सबसे पहले थॉमस ग्राहम नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने सभी पदार्थों को दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया था, क्रिस्टलॉइड और कोलाइड, दो ग्रुप। ये एक ग्रुप था क्रिस्टलॉइड और दूसरा कोलाइड। वो एक ऐसे किस ग्राउंड पर दोनों को डिवाइड किए थे, वो प्रत्येक वस्तु जितनी भी उनके सराउंडिंग में मिली उन वस्तुओं का सॉल्यूशन बनाए, और सॉल्यूशन बनाने के बाद उसे फिल्टर पेपर से फिल्टर किया। जो सॉल्यूशन, जिस सब्सटेंस का सॉल्यूशन फिल्टर पेपर के इस पार से उस पार, फिल्टर पेपर से एक सिरे से दूसरे सिरे में छनकर चला गया, ऐसे सब्सटेंस को उन्होंने क्रिस्टलॉइड कह दिया। जैसे नमक का अगर आप घोल बनाइए, सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर, उसे आप फिल्टर पेपर से फिल्टर करें तो वो इजीली इस पार से उस पार चला जाता है। तो उन्होंने नमक को कह दिया कि एक क्रिस्टलॉइड है। ठीक उसी प्रकार से जितने भी सब्सटेंस के सॉल्यूशन बनाने पर वो इस पार से उस पार गुजर जाते हैं, उन्हें क्रिस्टलॉइड कह दिया। चाहे वो नमक हो, शुगर हो, पोटेशियम नाइट्रेट हो, जितने भी अनेक सब्सटेंसेज आपके रखते हैं, आप सॉल्यूशन बनाते हैं, वो घुल जाते हैं, उस पार से उस पार छन के चले जाएंगे। तो ऐसे सब्सटेंस को क्रिस्टलॉइड कह दिया। और जिस सब्सटेंस को घोलने के बाद पानी में या किसी भी सॉल्वेंट में, जरूरी नहीं कि हमेशा पानी में ही कोई चीज घोली जाए, अल्कोहल में भी घोला जाता है कोई चीज, बेंजीन में भी घोली जाती है कोई चीज सॉल्वेंट के रूप में, अल्कोहल, बेंजीन, डीजल, पेट्रोल और पानी, सभी का इस्तेमाल होता है। अरे भाई, आप लोगों को आपके हाथ में ग्रीस लग जाता है ना, जब आपके कोई गंदा काला वाला ग्रीस गाड़ी से, तो आप उसे पेट्रोल से धुल देते हैं, मिट्टी के तेल से धुल देते हैं, डीजल से धुल देते हैं, तभी छूटता है। पानी से और साबुन से नहीं छूटता है ना। तो वहां पर सॉल्वेंट के रूप में आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस्तेमाल करते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी होते हैं, और पानी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, वो भी सॉल्वेंट होता है। सॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, आपने पिछले चैप्टर में सॉल्यूशन में पढ़ लिया। तो सॉल्वेंट कोई भी बदला जा होता है। तो इस प्रकार से
जब कोई भी पदार्थ, एनी सब्सटेंस, उसका सॉल्यूशन हमने बनाया और फिल्टर पेपर से छानने के बाद इस पार से उस पार गुजर गया तो उसे क्रिस्टलॉइड कह दिया। और जो पदार्थ इस पार से उस पार गुजर नहीं पाते उन्हें कोलाइड कह दिया। एक कोलाइड का मतलब क्या होता है जानते हो? कोला और आइड दो शब्द हैं। कोला का अर्थ होता है गोंद, ग्लू, गम, और आइड, OIDS, आइड्स का मतलब होता है लाइक, यानी कि ग्लू गोंद की तरह। जो पदार्थ फिल्टर पेपर से इस पार से उस पार नहीं गुजर पाए उन्हें ये कोलाइड्स, जो भी आपने बताया, कोला और प्लस आइड्स, कोला मीन्स ग्लू और आइड्स मीन्स लाइक, इससे ये बना हुआ है टर्म। तो कोलाइड इन्हें इसी आधार पर कह दिया कि ये पदार्थ तो घोलने के बाद गोंद के तरह से चिपचिपा हो जाता है। गोंद में क्या प्रॉपर्टी होती है? चिपचिपा हो जाना, जिस वजह से वो फिल्टर पेपर की इस पार से उस पार नहीं जाता। शहद जानते देखा होगा, शहद नहीं गुजर पाता, गोंद नहीं गुजर पाता। फेविकोल को क्या छान पाएंगे आप फिल्टर पेपर से? तो ऐसे ही सब्सटेंसेस क्या कहलाते हैं? कोलाइड्स कहलाते हैं। एनी प्रॉब्लम? लेकिन इनका यह क्लासिफिकेशन सक्सेस नहीं हो पाया। ये क्लासिफिकेशन इसलिए सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि अभी अभी मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया कि नमक का जल में जब आप घोल बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, नमक का जलीय घोल, तो वो फिल्टर पेपर से गुजर जाता है, तो आप क्या कहेंगे? लेकिन जब आप नमक को बेंजीन में घोलते हैं और घोल बनाने के बाद उसे छानते हैं फिल्टर पेपर से, तो इस पार से उस पार नहीं गुजर पाता, तो आप नमक को क्या कहेंगे? हैं? बताइए। जब मैंने आपके कहने पर, आपने कहा कि 2 बार पक्के दौड़ के चले जाइए, तो मैं 2 बार पक्के दौड़ के चला गया, तो आपने कहा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया आदमी है। उसके बाद फिर आप तीसरे बार फिर कहते हैं, तो हम कहते हैं हम नहीं जा पाएंगे, हमारे पैर में दर्द है, तो आप क्या कहेंगे? बहुत हरामी आदमी है। तो ये क्या मतलब, आप हमको क्या उपाधि देना चाहते हैं? मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ। आप जरा सोचिए भाई, आपको सोचने की बात है कि ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं। एक बार आपने बताइए कि हमको डिटरमाइन बताइए कि मैं वास्तव में अच्छा आदमी हूँ या ये कहते हैं कि अच्छा है बुरा है, तो ये कैसे हो सकता है? हाउ इज पॉसिबल? तो कोई क्लासिफिकेशन नहीं हुआ। तो ठीक उसी प्रकार से भाई, नमक को आपने एक बार कहा कि क्रिस्टलॉइड है, तो दोबारा आप बेंजीन में घोलते हैं तो कहते हैं कि कोलाइड है, तो ये कैसे संभव है? एक ही वस्तु दोनों तरह से। इसके मतलब आपके क्लासिफिकेशन में कहीं ना कोई कमी है। इसके रीजन का स्टडी करिए कि व्हाट इज द रीजन। रीजन क्या है? दरअसल जब आपने पानी में घोला था नमक को, तो नमक के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत छोटे हो गए थे। इसी कारण से वो फिल्टर के पेपर के जो पोर हैं उससे पास आउट हो गए थे। और जब आपने बेंजीन में घोला तो वो नहीं पास आउट हुए। क्यों? क्योंकि पार्टिकल बड़े रह गए। इस ग्राउंड पर कि जो चीज घुला हुआ है उसका जो शेप है घुलने के बाद वो अलग अलग होने की वजह से एक ही सब्सटेंस दो अलग अलग व्यवहार कर रहा है। तो आपने इस क्लासिफिकेशन को रिजेक्ट कर दिया। और कोलाइड का जो अगला क्लासिफिकेशन आपने दिया कि ये नहीं, ये क्लासिफिकेशन नहीं, जितने भी नेचर में सब्सटेंसेज हैं उनको फिर आपने
3 कैटेगरी में डिवाइड किया। नेचुरल सब्सटेंसेस जितने भी हैं 3 कैटेगरी में जो डिवाइड किया आपने, वो 3 कैटेगरी क्या है? एक पहली कैटेगरी है, ये हम वाश कर देते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। और सेकंड ये कोलाइडल सॉल्यूशन। और थर्ड सस्पेंशन। ये ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन क्या है? ये टाइप ऑफ सॉल्यूशन है। देखिए, टाइप ऑफ सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सोल्यूट पार्टिकल का जो रेंज है वो सबसे छोटा होता है। टेन टू द पावर -7 to 10 to the power -9 सेंटीमीटर, और 10 to the power -9 to 10 to the power -11 मीटर, दोनों एक ही चीज है, का रेंज जब सोल्यूट का सॉल्वेंट में मिला हुआ होता है तब उसे आप ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। नोट करना चाहेंगे? नोट कर लीजिए। ट्रू सॉल्यूशन व्हेन the solute particles are present in the solution in the range of 10 to the power -7 to 10 to the power -9 centimeter, or 10 to the power -9 to 10 to the power -11 meter. Then the solution is called as true solution. Colloidal solution. एक मिनट ध्यान से सुनिएगा। हम टीचर आप सभी से ये कहते हैं कि आपके लिए मैं आपके पिता जैसा हूं और आप मेरे पुत्र जैसे हैं, लेकिन मैं आपका पिता नहीं हूं और आप मेरे पुत्र नहीं हैं। क्यों? अगर आप मेरे पुत्र होते तो मैं आपसे फीस नहीं मांगता। है ना? तो मैं फीस मांग लेता हूं बीच में पढ़ाने के बाद, तो कहीं ना कहीं छोटी सी, लेकिन और बाकी वही फीस वाली बात छोड़ दी जाए तो बाकी सभी चीजें एज इट इज हैं। क्लियर? तो लाइक एंड दैट बी में डिफरेंस होता है। डिफरेंस इन दोनों का समझना है। हम जो सोल्यूट और सॉल्वेंट की टर्म का यूज करते हैं, ये टर्म ये बताता है कि जो सॉल्यूशन बना हुआ है वो होमोजीनस है। होमोजीनस का होता है,
solute and solvent both are mixed with one another and losing their identity. You cannot observe them separately. जब हम नमक को पानी में घोल देते हैं ना, तो उसमें हमको केवल पानी पानी दिखता है, नमक नहीं दिखता। और भी याद रखिए, अगर आप एक डिब्बा नमक जो आपके घर में है उसमें 10-20 ग्राम पानी मिला दीजिए, थोड़ा सा पानी मिला दीजिए, 1 चम्मच, तो केवल नमक दिखाई देगा, पानी नहीं दिखाई देगा। आपके दिमाग में एक बात ये होनी चाहिए, आप ये मत दिमाग में रखिए कि आपसे कोई कह दे कि पानी में नमक घुला हुआ है या पानी नमक में मिलाने पर कौन सा सॉल्वेंट कौन सोल्यूट होगा, तो आप कह दीजिए आंख बंद करके कि नमक सोल्यूट होगा, पानी सॉल्वेंट होगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए। आपको ये निकालना पड़ेगा कि किसका अमाउंट अधिक है, और अमाउंट कैसे निकालेंगे, मोल किसके अधिक हैं। और मोल कैसे पता चलता है, कितना ग्राम लिया है, और उस पदार्थ का, उस सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास कितना है। ग्राम मास बाई मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू मोल। जिसके नंबर ऑफ मोल अधिक होते हैं उसको सॉल्वेंट कहेंगे, और जिसके नंबर ऑफ मोल कम होंगे उसको सोल्यूट कहेंगे। सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल टू, दोनों इस प्रकार से मिलते हैं कि उन्हें अलग से नहीं देख पाते। इस प्रकार से मिल जाएंगे कि दोनों अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देंगे। अगर अधिक मात्रा में नमक है, थोड़ा पानी मिलाएंगे तो आपको पानी नहीं दिखेगा। अधिक मात्रा में पानी है तो थोड़ा सा नमक या चीनी मिलाने पर आपको चीनी या नमक नहीं दिखेगा। तो जो कम मात्रा में उसे सोल्यूट, जो अधिक मात्रा में जिसकी अमाउंट अधिक है वो सॉल्वेंट, जो कम अमाउंट में उसे सोल्यूट कहा जाता है। आपने सोल्यूशन चैप्टर में ये बात पूरा क्लियर करके पढ़ा होगा, पढ़ा था ना। चलिए कोई बात नहीं है। अब यहाँ पर हम सोल्यूशन के बाद इस ट्रू सोल्यूशन का मतलब समझ में आ गया आपको। जैसे आप कहते हैं ट्रू सोल्यूशन मतलब सगे पिताजी, सगे पिताजी, पिताजी मतलब सगे पिताजी, है ना। ये हमारे चाचा है, सगे चाचा है, क्योंकि चाचा कई प्रकार के होते हैं। तो सगे चाचा में और थोड़ा सा कई प्रकार के चाचा में डिफरेंस होता है। कोलाइडल सोल्यूशन क्या है, दूर होता है, क्योंकि जो यहाँ पर जिसको आप सोल्यूट और सॉल्वेंट शब्द इस्तेमाल करते हैं वो नहीं करेंगे, क्योंकि एक प्रकार से नहीं मिलते कि आपस में एक दूसरे की आइडेंटिटी खत्म हो जाए, सब अपना अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। तुम पड़ोसी चाचा के साथ जाते हो तो कहीं शादी में, तो पड़ोसी चाचा अपना लिफाफा देते हैं, तुम अपना लिफाफा देते हो। और अगर तुम एक साथ जाते हो, तुम्हारे चाचा भी जा रहे हो, तुम भी जा रहे हो, तो चाचा निकाल के देते हैं, तुम खा के चले आते हो। तुम दोनों अलग अलग नहीं थे और वो दोनों अलग अलग। यहाँ ठीक उसी प्रकार से बेटा कि जो आप कोलाइडल सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, यहाँ सोल्यूट शब्द के लिए जो आप सोल्यूट इस्तेमाल करते थे, सोल्यूट शब्द के लिए आप इस्तेमाल करते हैं कि सोल्यूट बंद हो जाता है। सोल्यूट शब्द के लिए जगह इस्तेमाल आ जाती है डिस्पर्ज्ड फेज। दिमाग में रखिएगा। और सॉल्वेंट के लिए आ जाता है डिस्पर्जन मीडियम। यानी आप ये ब्रैकेट में जो बंद कर देते हैं ना, क्यों बंद कर देते हैं कि वो पढ़ेंगे नहीं, पढ़ेंगे केवल समझने के लिए है। क्लियर। तो ये डिस्पर्ज्ड फेज और ये डिस्पर्जन मीडियम। तो बेटा आप समझिए यहाँ पे कि यहाँ पर अब हम सोल्यूट सॉल्वेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे जब कोलाइडल सोल्यूशन के डेफिनेशन लिखेंगे। सोल्यूट के जगह पर डिस्पर्ज्ड फेज शब्द का इस्तेमाल करेंगे और सॉल्वेंट के जगह पर डिस्पर्जन। ये आपको अपने दिमाग में फीड करना पड़ेगा, ये नई नई चीजें अपने दिमाग में फीड करना पड़ेगा। तो आप कोलाइडल सोल्यूशन की डेफिनेशन नोट कर लीजिए। कोलाइडल सोल्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है?
देखिए आपके एनसीईआरटी में ना यही लिखा हुआ है 10⁻⁻6 to 10⁻�9 मीटर। सेंटीमीटर में भी अगर लिखा जाएगा तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, कोई घटा देंगे ना 2-2 यूनिट। इसीलिए आपने बताया कि चाहे आप ये लिखे चाहे ये लिखे, एक ही लिखेंगे, कोई भी लिख दें। इसलिए हमने क्लियर कर दिया, जैसे आगे कभी फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो। कहीं सेंटीमीटर में लिखा हुआ तुम पढ़ नहीं रहे हो कि यूनिट क्या दिया है, मीटर है सेंटीमीटर, और आप परेशान हो रहे हो। तो अब आपको डेफिनेशन तो अपने आप बना सकते हैं ना। देखिए व्हेन dispersed phase particles are present in a solution or ARE or in the range of 10⁻⁴ to, ये देखिए लिख लीजिए, नोट कर लीजिए क्या लिखा है। When the dispersed phase particle are present in the dispersion medium are present in a solution. in a चलिए कोई बात नहीं, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन न की जगह पर आप डिस्पर्जन मीडियम कर दीजिए। हाँ सॉल्यूशन ब्रैकेट बन गए। प्रेजेंट इन डिस्पर्जन मीडियम in the range of 10⁻⁻4 to 10⁻⁷ centimeter or 10⁻�6 to 10⁻⁹ meter. Then the solution is called as colloidal solution. डिस्पर्जन मीडियम में कर दिया ना सॉल्यूशन की जगह पे। आप देखिए, आप थर्ड डेफिनेशन में आपको कुछ नहीं करना होगा। थर्ड डेफिनेशन में सस्पेंशन लिखेंगे और केवल ये रेंज बदल देंगे 10⁻⁻² टू 10⁻² to 10⁻⁴ centimeter or 10⁻⁴ to 10⁻�6 meter. When the particles are dispersed, वही डेफिनेशन जो आपने कोलॉइडल सॉल्यूशन की लिखा ना, सेम वही लिख लेंगे और ये केवल ऑर्डर बदल देंगे। आर कॉल्ड एज सस्पेंशन। हाँ भाई, एग्जाम्पल तो आपने कुछ लिखा ही नहीं होगा, एग्जाम्पल अपने आप लिख सकते हैं ना। कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए हनी, अभी बताया था हमने, कोलॉइडल सॉल्यूशन के लिए हनी, ग्लू जो आप गम बोलते हैं, एटसेट्रा। और सॉल्यूशन जो आपने ट्रू लिखा था उसमें सॉल्यूशन ऑफ NaCl और सुगर इन वाटर। डिस्पर्जन मीडियम की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर आप फिर सस्पेंशन की बात करते हैं। सस्पेंशन में बिल्कुल कोलॉइडल सॉल्यूशन के डेफिनेशन लिखा आपने और वहां पर रेंज बदल दिया होगा। अब आप देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। आपने एक बकेट लिया, ये कोई भी बकेट नहीं है, कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कोई भी वैसे, इसमें पानी भरा हुआ है और ये चाक है ना, इसके बारीक टुकड़ों के इसमें डाल दीजिए पाउडर करके, या आटा डाल दीजिए, हिलाइए, हिला के छोड़ दीजिए, क्या पाएंगे, क्या दिखे, क्या होगा। छोड़ दीजिए थोड़ी देर, फिर देखिए क्या होता है बाल्टी में, आटा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। तो सॉल्यूशन कहा जाए कि ना कहा जाए, कहा जाए सस्पेंस है। आप कह रहे कहा जाए, हम कह रहे ना कहा जाए, सस्पेंस है।
एक सस्पेंस है कि हम उसको सोल्यूशन कहें या सोल्यूशन, इसीलिए इसे कहते हैं क्या, सस्पेंशन। तो बेटा कोई दिक्कत हो तो बताइए, पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आप देखिए अगली हेडिंग डाल लीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, और इसे हम पढ़ेंगे कल, ठीक, क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स, इसको पढ़ेंगे कल। थैंक यू वेरी मच।